त्रिभुवन के कमरे में अंदर घुस जाना चाहता था, उसे गार्ड्स ने रोक लिया था। इधर लकी भी तब तक 5वें माले पर आ चुका था, लेकिन उस डॉक्टर ने न सिर्फ गार्ड्स को बुरी तरीके से मारा बल्कि उसने त्रिभुवन के डॉक्टर की भी पिटाई कर दी और आखिर में अंधेरे का फायदा उठाकर उसने त्रिभुवन का गला काट दिया। लेकिन जैसे ही वो भागने वाला था कि इतने में लकी ने उसे पकड़ लिया। वो लकी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही लकी उसके सामने आया तो वो हैरान हो गया। उसे इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी कि जिस आदमी को उसने लिफ्ट में देखा था वो ही असल में लकी था। अब उसे समझ में आ रहा था कि लकी उसका पीछा कर रहा था। मुझे तुम्हारे आने की उम्मीद नहीं थी, उसने कहा और फिर से अपनी आस्तीन में से एक चाकू निकाल लिया। मुझे भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद से ही खुद को मिल जाऊंगा लकी ने हंसते हुए कहा, लेकिन उस डॉक्टर को जरा भी हंसी नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो लकी की जान ले लेना चाहता था। तुम्हें अगर मरना नहीं है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। मेरी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है, उसने लकी से कहा। लकी उसकी बात शांति से सुन रहा था और उसके चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहे थे। मुझे त्रिभुवन की जिंदगी या मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं इसका ठीकरा अपने सिर पर तो नहीं फूटने देना चाहता हूं, लकी ने कहा। 5वें माले पर क्या क्या हुआ था ये सब लकी ने पहले ही देख लिया था। किस तरह से वो आदमी उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा था लकी ने वो भी देख लिया था और बाहर से ही उसे इस बात की खबर भी लग गई कि त्रिभुवन मारा गया है। लकी तभी समझ गया था कि कोई इसके नाम का गलत फायदा उठा रहा था, लेकिन उस डॉक्टर को तो ये पता ही नहीं था कि उनके सरदार करतार सिंह को तो लकी पहले ही मार चुका था और त्रिभुवन उसके सामने कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो कोई नया दुश्मन खड़ा नहीं करना चाहता था। तो तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पकड़ लोगे? तुम्हें लगता है पकड़ने के बाद तुम मुझसे बदला ले लोगे? बच्चे बच्चे हो तुम, बच्चे, उस डॉक्टर ने कहा। जैसे उसके मुंह से ये शब्द निकले तो इतने में उसने लकी के ऊपर हमला कर दिया। लकी ने अपना सिर नीचे झुकाया और उसके वार से बच गया। उस दौरान उस डॉक्टर की पैंट में से एक चाकू निकलकर नीचे गिर गया। लकी ने उसे उठा लिया। भले ही वो देखने में थोड़ा छोटा था, लेकिन फिर भी लकी के पास उससे लड़ने के लिए इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। इसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और लकी ने देखते ही देखते उसकी बाह पर 6 वार कर दिए। उसकी बाह में 6 घाव हो गए थे और हर घाव में से खून बहा जा रहा था। लकी ने उस छोटे से चाकू से भी बहुत बड़ा काम कर दिया था। उसके हाथ में जो बड़ा चाकू था वो भी लकी के सामने फेल हो गया था। लकी सिर्फ अपने सामने वाले को परखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही वो उसे जिंदा भी पकड़ना चाहता था, वरना अभी तक तो वो उसकी जान ले सकता था। डॉक्टर उसे बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा था और उसके बाद उसकी तरफ देखकर गुर्रा रहा था। उसके बाद उसने अपना चाकू फिर से ताना और तेजी से भागते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो लकी के ऊपर हमला करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी लकी के सामने वो टिक नहीं पा रहा था। उन दोनों की बीच की लड़ाई में आसपास लगे पौधे की पत्तियां नीचे गिरने लगी। कभी चाकू लोहे के ग्रिल से टकरा जाता तो चिंगारी निकल जाती, लेकिन लकी ने इस बार बिना देर किए उसे उसके पेट में घोंप दिया। हालांकि वो ज्यादा अंदर तक तो नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना छोटा सा चाकू उसकी इतनी हालत खराब कर सकता था। इसके बाद लकी ने उसे फिर से निकाला और उसके पेट के दूसरे हिस्से में मार दिया। उस आदमी को समझ में आ गया था कि वो लकी से बच नहीं सकता था, इसलिए उसने बड़ी मुश्किल से अपने घाव पर हाथ रखा और लकी से दूर भागने लगा। लकी ने भी अपना चाकू छोड़ा और उसके पीछे पीछे जाने लगा। इधर उस आदमी ने अपनी जेब से जहर की एक गोली निकाल ली थी और वो उसे खाने ही वाला था, लेकिन इतने में लकी ने उसका हाथ रोक दिया। आयरन गैंग, लकी ने उसकी हाथ पर बने हुए एक निशान को देखते हुए कहा। अब वो धीरे धीरे सारा मामला समझ गया था। वो आदमी अपना हाथ अपने मुंह के पास ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा था कि इतने में लकी ने फिर से उसका हाथ जोर से मरोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे जिंदा रखकर बहुत कुछ उखाड़ लोगे? हिम्मत है तो मारो मुझे या फिर छोड़ो मेरा हाथ, उसने कहा। मैं तुम्हें जिंदा रखकर क्या क्या कर सकता हूं इसका पता तो तुम्हें अभी चल जाएगा, लकी ने कहा और उसके पेट में एक और लात मार दी। इसके बाद उसने उसका मास्क खींच कर उतार दिया। उसके चेहरे पर उसे एक बड़ा सा घाव नजर आ रहा था। उसे देखते ही लकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मेरे पास ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे मैं आसानी से तुम्हारा मुंह खुलवा सकता हूं, लकी ने कहा। लेकिन वो डॉक्टर भी कोई छोटा मोटा डॉक्टर नहीं था। वो इन सब चीजों में माहिर था और उसे मुंह ना खोलने की अच्छी ट्रेनिंग भी मिली थी। वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं एक अच्छा आदमी हूँ। मैं लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, लकी ने धीरे से उस आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा और उसे अपने साथ ले जाने लगा। जब उधर लकी उसे अपने साथ ले जा रहा था, तब इधर आयरन गैंग के ऑफिस में चंदेल सिंह अपने हाथ में अपने पेट की एक तस्वीर लिए खड़ा था।
उसे बड़े ध्यान से वो देख रहा था। जब वो लकी के हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसके बाद वो एक और बड़े हॉस्पिटल में गया और वहां पर उसने अपना ढंग से इलाज करवाया। उसने अपना एक्सरे और सीटी स्कैन भी करवाया और उसकी रिपोर्ट्स में उसे पता चला कि उसके पेट में जो घाव था वो थोड़ा अजीब सा नजर आ रहा था, लेकिन नंगी आंखों से उस चीज को देखा नहीं जा सकता था। उसे देखने के लिए मशीन और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की ही जरूरत थी। ऐसे में चंदेल सिंह और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो अब इस घाव के साथ में ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहता था। वो एक ही बार में इससे छुटकारा पा लेना चाहता था और शायद इसके लिए वो लकी के पास भी जाने को राजी हो गया था। अगर वो लकी के पास नहीं जाता तो लकी की भविष्यवाणी सही साबित हो सकती थी। उसने अपने ही साथ के एक डॉक्टर को अपनी रिपोर्ट पढ़ने के लिए बुलाया और उसने रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखते हुए कहा, चंदेल सिंह जी, घाव में कुछ दिक्कत तो दिख रही है, लेकिन मैं भी ठीक से नहीं बता सकता कि ये है क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस लड़के की बात सही भी हो सकती है। हमें किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसे ही डॉक्टर ने चंदेल से ये कहा कि इतने में चंदेल का छोटा भाई हरकीरत भागता हुआ वहां आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आ रही थी। काम हो गया बड़े भाई, काम हो गया, उसने चिल्लाते हुए कहा और फिर धीरे से बोला, हॉस्पिटल से अभी अभी खबर आई है कि त्रिभुवन को मार दिया गया है और उसकी मौत की जिम्मेदारी लकी के सिर पर आई है। जैसे ही चंदेल सिंह ने यह सुना तो वो हैरान हो गया। उसका ध्यान अपनी रिपोर्ट से गायब हो गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने हरकीरत को देखा और पूछा, सच में? तुम्हें कैसे पता कि त्रिभुवन की मौत हो गई है? खबर खुद हॉस्पिटल वालों ने दी है। उनका कहना है कि सुबह त्रिभुवन बिस्तर पर मरा हुआ मिला। उसके गले में एक घाव था और बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस भी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहां आई थी और उन्होंने कंफर्म किया है कि उसकी मौत हो गई है। वहां आसपास जितने भी लोग मौजूद थे उनका कहना था कि लकी ने रात में चुपके से उनके वार्ड में घुसकर उसका खून कर दिया। इसलिए अब इस मामले में पुलिस भी लकी से सवाल जवाब करने वाली है, उसने कहा और अपना फोन निकाल लिया। उसके फोन में त्रिभुवन की लाश की कुछ तस्वीरें थी। उसने वो सारी तस्वीरें चंदेल सिंह को दिखानी शुरू कर दी। चंदेल ने उसे ध्यान से देखा और फिर फोन उसे थमाते हुए बोला, चलो ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो मारा गया। अब खेल में तो और ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे उसके साथ वाले जो लोग हैं उनका इस सब पे क्या रिएक्शन है? बहुत गुस्से में है बड़े भाई, सब लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। वो सभी बदला लेने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। अगर पुलिस ने किसी तरह से उन्हें शांत नहीं किया होता तो उन्हें रोक कर नहीं रखा जा सकता था। अभी तक तो वो लकी को मार चुके होते, खून कर चुके होते उसका। लोग ये भी कह रहे थे कि त्रिभुवन के पिता को इस चीज पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो यहाँ आने के लिए रवाना हो चुके थे। आप तो उन्हें जानते ही हैं, वो लकी को इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। लकी का खेल तो खत्म हुआ, हरकीरत ने कहा। भले ही वो खुद भी ये बात जानता था कि लकी बहुत भारी आदमी था और उसे हराना इतना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी सब लोगों को ये उम्मीद थी कि त्रिभुवन के पिता के सामने वो नहीं टिकने वाला था। ठीक है, जयचंद जी से संपर्क में रहो और उन्हें जिस चीज की भी जरूरत है उन्हें दिलवाते रहो। साथ ही उनके साथ में हमारे कुछ लोग को भी भेज देना। और हाँ, किसी को भी ये खबर नहीं मिलनी चाहिए कि ललित सिंह की तबीयत ठीक हो गई है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। चंदेल सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत ही कुटिल नजर आ रही थी। हरकीरत ने भी उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया। वैसे क्या हम उस खूनी पर भरोसा कर सकते हैं? इतने में चंदेल सिंह ने हरकीरत से पूछा। हाँ हाँ, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही मंझा हुआ खिलाड़ी है, जुबान काट लेगा लेकिन खोलेगा नहीं। क्या बात है, ऐसे आदमी का तो प्रमोशन करना पड़ेगा, चंदेल ने कहा। हरकीरत उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और वहां से रवाना होने लगा, लेकिन अचानक से चलते चलते वो बीच में ही रुक गया। त्रिभुवन को मरे हुए काफी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक उस आदमी ने हरकीरत से बात नहीं की थी जिसने उसे मारा था। उसे आखिर खबर तो यही मिली थी कि वो हॉस्पिटल से निकल चुका था, लेकिन वो अभी तक यहां नहीं आया था। उधर लकी भी कॉटेज में आने की जगह सीधा शमशीर के घर आ गया था। वहां पर शमशीर की बेटी आराम कर रही थी और घर में कोई और था नहीं। तबीयत खराब होने की वजह से वो अभी कहीं और बाहर नहीं जा रही थी। ऐसे में उसके घर में कोई था नहीं। खुद शमशीर भी वहां कभी कभी ही आता था, इसलिए लकी ने उस डॉक्टर को वहां बांधा और उससे पूछताछ करने लगा। उसने शमशीर को भी बुला लिया था। इसके बाद में उसने शिवेंद्र को फोन किया और सारा मामला उसके सामने रख दिया। साथ में उसने ये भी कह दिया कि वो अगले 2 दिन तक पुलिस की तरफ से किसी तरह की परेशानी नहीं झेलना चाहता था। लकी को उसका बयान लेने में कम से कम 2 दिन का वक्त लगने ही वाला था और साथ में उसे अपनी परीक्षा की भी तैयारी करनी थी। ऐसे में वो पुलिस स्टेशन जाकर अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता था। शिवेंद्र ने भी उसे कह दिया था कि उसे जितना हो पाएगा वो इस मामले में उतनी देर करने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि लकी आराम से इस मामले को निपटा सके। इतनी बात होने के बाद ही लकी फिर से कॉटेज चला गया और आराम से सो गया।
उसने ललित सिंह से भी इन दिनों चौकन्ना रहने के लिए कह दिया था। वो जानता था कि हो ना हो, लेकिन ये आयरन गैंग वाले उसके पीछे जरूर आने वाले थे। अगले दिन लकी सुबह जल्दी उठा और उसने अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी। कल उसका एग्जाम था और अब उसके पास में सिर्फ आज का ही दिन बाकी था। ऐसे में वो जमकर पढ़ाई कर रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उस आदमी का बयान ले पाएगा? क्या वो परीक्षा पास कर पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने उस आदमी को पकड़ लिया था और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी। वो लकी की ताकत को जानता नहीं था और उसे हल्के में ले रहा था, लेकिन लकी ने भी उसे छोड़ा नहीं और उसे जिंदा पकड़कर शमशीर के घर पर ले आया। इधर चंदेल को भी त्रिभुवन के मारे जाने की खबर तो मिल गई थी, लेकिन उसके साथ ही हरकीरत को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि अभी तक त्रिभुवन का कातिल लौट कर क्यों नहीं आया। इधर लकी भी अपनी पढ़ाई करने में लग गया। पढ़ने में उसका एक दिन कब चला गया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन उसका एग्जाम था। वो जल्दी से तैयार हुआ और सीधा पेपर देने के लिए निकल गया। जैसे ही लकी बिल्डिंग के बाहर पहुंचा तो उसे वहां पर यूसुफ मिल गया। यूसुफ ने ही उससे पूरी क्लास के सामने ढेर सारे सवाल किए थे और लकी ने उन सभी सवालों के बिल्कुल सही जवाब दिए थे। तब से वो लकी की काफी इज्जत करने लगा था और आज भी जब लकी सामने उसके आया तो उसने पहले तो उसे गले से लगा लिया और फिर बोला, लकी क्या हाल है? अरे मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? लकी ने भी इधर से पूछा। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। तुम्हें आज के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें मेरे ऑल द बेस्ट की जरूरत नहीं है। वो सच में लकी को दिल से बहुत मानता था। अरे जरूरत तो है सर, उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको निराश ना करूं, लकी ने कहा और यूसुफ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार तुम ही ये कंपटीशन जीतोगे और मैं चाहता भी हूँ कि तुम ही इसे जीतो, क्योंकि हर बार इससे कोई दूसरे स्टेट का आदमी जीत कर ले जाता है। बिहार कप के आसपास भी नहीं पहुंच पाता है। इस बार भी मुझे इस एग्जाम से ज्यादा खास उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा और तुमसे बात हुई तो मुझे लगा कि इस बार ये कप तो बिहार आ सकता है, यूसुफ ने कहा और लकी के कंधे को और जोर से थपथपा दिया। लकी भी मुस्कुराया और ये सोचते हुए अंदर आया कि उसे किसी भी हाल में इस कप को जीतना ही जीतना था। जब यूसुफ और लकी एक दूसरे से इतनी गर्मजोशी के साथ में बात कर रहे थे तो उधर कुछ और एग्जामिनर्स जो इस सीन को देख रहे थे उन लोगों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उन्होंने आज तक यूसुफ को कभी किसी आदमी से इस तरह से बात करते हुए नहीं देखा था। किसी जवान आदमी से तो यूसुफ बात ही नहीं करता था। आज का एग्जाम काफी सिंपल होने वाला था। जिस किसी ने भी एग्जाम पास किया था उसे कोई भी 10 मरीजों को देखना था और उसकी बीमारी के बारे में बताना था। साथ ही उसे क्या दवाई दी जा सकती थी ये भी सुझाना था। उन सभी मरीजों के प्रिस्क्रिप्शन ही बच्चों की आंसर कॉपी होने वाले थे। इसके बाद यूसुफ और उसकी टीम फिर से उन मरीजों से मिलती और उनकी बीमारी के बारे में उनसे जानकारी लेती और अपने प्रिस्क्रिप्शन को बच्चों के प्रिस्क्रिप्शन से मिलाकर देखती और फिर उस मिलान के आधार पर ही स्कोरिंग की जाने वाली थी। जो लोग उसमें टॉप 10 में आते उन्हें फिर अगले कंपटीशन के लिए बुलाया जाने वाला था। वहां पर 100 टेबल लगाई हुई थी और हर एक स्टूडेंट एक टेबल पर जाकर बैठ गया था। लकी भी 14 नंबर की टेबल पर आकर बैठ गया। उसने देखा कि उसके सिर के ऊपर 2 कैमरे लगे हुए थे और फिर उसने देखा कि निशा इस बार फिर से उसके पास ही बैठी हुई थी। लकी की टेबल 14 नंबर थी और निशा की 13 नंबर। लकी, असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली है। यहाँ तुम्हारी रटंत विद्या काम नहीं आने वाली है। यहाँ तो सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है। निशा ने अपने बाल खोल लिए और शर्ट के ऊपर का एक बटन खोल लिया। वो वहां बैठे हुए इन्विजिलेटर्स को रिझाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद उसने लकी की तरफ देखा और कहा, तुमने कभी अपनी जिंदगी में एक पेशेंट को भी देखा है लकी? पेशेंट को देखने के चक्कर में कहीं हीरो बनकर उल्टा सीधा इलाज मत कर देना। अगर किसी की जान चली गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया ना तो यूसुफ सर भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे और ना ही सिन्हा सर तुम्हें बचा पाएंगे। सिन्हा सर? कौन सिन्हा सर? लकी ने पूछा। तुम सिन्हा सर को नहीं जानते हो? तुम्हें क्या लगता है सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं तो तुम बड़े डॉक्टर हो गए हो? सिन्हा सर वो आदमी है जो यूसुफ सर के भी सीनियर है। जो काम यूसुफ सर नहीं कर पाते ना वो सीधा सिन्हा सर के पास जाता है। वो इस एसोसिएशन के सबसे बड़े आदमी है। ऐसे में जब तुम यूसुफ सर के इतने करीब आ चुके हो तो तुम्हें सिन्हा सर के पास भी तो जाना चाहिए ना, निशा ने कहा। वो अभी तक यही मानकर बैठी थी कि लकी ने जो कुछ भी किया था वो किसी सेटिंग से किया था, लेकिन फिर भी लकी का कोई भरोसा नहीं था। वो कब क्या कर सकता था इस बात का किसी को अंदाजा नहीं था।
निशा को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि लकी ने पिछली बार उसे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया। एक जमाने में वो भले ही खुद लकी का स्टेटस जानकर उसके पीछे लगी हुई थी, लेकिन अब जब लकी फटीचर हो गया था और उसके हाथ में कोई पैसा नहीं बचा था, तो ऐसे में लकी किस बात का घमंड दिखा रहा था। अच्छा, तुम डॉक्टर सिन्हा की बात कर रही हो? वो सच में इतने बड़े आदमी है और मैं उन्हें नहीं जानता? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मुझे उन्हें कभी जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। लकी को अभी तक तो याद नहीं आ रहा था कि डॉक्टर सिन्हा कौन थे, लेकिन जब उसने पहली बार कॉटेज लिया था तब उसे पता चला था कि डॉक्टर सिन्हा टॉप 5 डॉक्टर्स में से एक थे। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां पर ढेर सारे पेशेंट आने शुरू हो गए। वो 10-10 के गुट में आ रहे थे और जिन्हें जो नंबर दिया गया था वो उसी नंबर की टेबल की तरफ जाते जा रहे थे। आज उनका सारा इलाज फ्री में होने वाला था। एक बार ये सारे बच्चे उन्हें देखते और उसके बाद डॉक्टर सिन्हा, डॉक्टर यूसुफ और इसी तरह के बड़े नाम उन्हें देखने वाले थे। आज मरीजों का सटीक डायग्नोसिस होने वाला था, इसलिए वो बीमार होते हुए भी काफी खुश नजर आ रहे थे। जल्द ही जांच शुरू हो गई। सबसे पहले लकी के सामने एक मोटी सी तोंद वाला अधेड़ उम्र का छोटा कद का एक आदमी आया। उसकी कमर पर काफी चर्बी चढ़ी हुई थी और उसे काफी दर्द हो रहा था। उसके हाथ पैर में काफी जकड़न हो गई। जैसे ही उसने देखा कि लकी की उम्र काफी कम नजर आ रही थी, तो उसने अपने आप को ही कोसना शुरू कर दिया। इतनी कम उम्र का डॉक्टर उसने पहली बार देखा था और उसे लकी की शक्ल देखकर ही उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं हो पा रहा था। उसने अपना माथा पकड़ लिया और उसी की तरह बाकी 9 लोग जो वहां पर खड़े हुए थे वो भी लकी से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्होंने भी अपना सिर पकड़ लिया। निशा ने जब ये देखा तो उसे हंसी आ गई। लकी की समस्या तो बढ़नी शुरू हो गई थी, इसलिए निशा को भी मजा आ रहा था। तुम्हारे साथ में दिक्कत ये हो रही है कि तुम्हारा सारा काम बैठकर होता है और इस वजह से तुम्हारी कमर में अकड़न भी रहती है और दर्द भी होता है। इसके पीछे का कारण है बहुत ज्यादा वजन हो जाने की वजह से गैस हो जाना। तुम्हें कब्जे की बीमारी रहती होगी ना, और इसके पीछे का कारण यह है कि तुम बहुत ज्यादा मैदा खाते हो। पेट की चर्बी और कब्जी का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर तुमने ये सब खाना पीना बंद नहीं किया तो तुम्हें कैंसर हो जाएगा, लकी ने कहा। जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले तो उस मोटे आदमी का मुंह खुला का खुला रह गया। लकी ने सबके सामने उसके बारे में इस तरह की बात कर दी जो कि उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मेरे मोटापे का कारण मेरा खान पान नहीं है, ये खानदानी है। मेरे पापा भी मोटे थे, मेरे दादाजी भी मोटे थे और मेरे पर दादाजी तो बहुत मोटे थे। फालतू बकवास मत करो। अच्छी बात है, वो सब भी मर गए ना, तुम भी एक दिन मर जाओगे। उनसे पहले मरना है या उनके बाद ये तय करना तुम्हारे हाथ में है। अभी जो मैं कह रहा हूँ शायद वो तुम्हें समझ नहीं आने वाला, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा बिस्तर से निकल पाना भी ना बंद हो जाएगा, लकी ने कहा। चुप रहो, कुछ भी कहे जा रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उसने कहा और अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो वहां से उठकर जा ही रहा था कि इतने में लकी ने अपने पास में रखा हथौड़ा उठाया और उसकी पीठ के निचले हिस्से में मारा। वो हथौड़ा रबर का बना हुआ था। वो आदमी दर्द के मारे चिल्ला उठा। बहुत तेजी से उसकी पीठ में दर्द उठ गया। क्यों मारा मुझे? उसने अपनी पीठ रगड़ते हुए कहा। दर्द हुआ ना? यही दर्द तुम्हारी बीमारी का सबसे बड़ा साइन है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो मैं किसी और को ये हथौड़ा मारकर तुम्हें दिखा सकता हूँ, तुम्हें अभी फर्क पता चल जाएगा। निशा, जरा इधर खड़ी हो ना, लकी ने निशा से कहा। निशा एक बार के लिए तो भौचक्की सी रह गई। वो लकी के हाथ से हथौड़ा नहीं खाना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से लकी उसे देख रहा था, निशा अपने आप को रोक नहीं पाई और खड़ी हो गई। क्यों बेकार में खड़ा किया हुआ है? मेरा टाइम इतना खराब मत करो, लकी, निशा ने कहा। नहीं, तुम्हारा हो गया, तुम बैठ सकती हो। इधर से लकी ने कहा। हो गया? तुम तो मुझे हथौड़ा मारने वाले थे ना, निशा ने पूछा। मैं 4 बार मार चुका हूँ, देखा आपने? उसे पता ही नहीं चला कि उसे हथौड़ा भी लगा है और आपकी चीख निकल गई थी। आपको सच में वो बीमारी है जो मैं बता रहा हूँ। अब मैं जो दवाई लिख कर दे रहा हूँ आप उसे ले लेना शुरू कीजिए। अगर 15 दिन तक ले लेंगे तो अच्छा असर होगा, अगर 1 महीने तक लेंगे तो बहुत अच्छा असर होगा। अगर फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो डॉक्टर सिन्हा के पास में अपना इलाज करवाने के लिए आप जा सकते हैं, लकी ने कहा और उस आदमी को एक पर्चा पकड़ा दिया। उसमें दवाई का नाम लिखा हुआ था। अब उस आदमी के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वो शांति से लकी की तरफ और फिर उस पर्चे की तरफ देख रहा था। उसे लकी पर शक हो रहा था और इसलिए वो पर्चा लेकर सीधा एक सीनियर डॉक्टर की दिशा में भाग गया। 10 मिनट बाद वो लटकते हुए मुंह के साथ में लकी के पास आकर खड़ा हो गया। क्या हुआ? लकी ने पूछा। आप सही कह रहे थे सर, उसने कहा और सामने कुर्सी पर बैठ गया। उसने लकी का पर्चा उसकी टेबल पर रख दिया था। उससे पहले ही पर्चे में पूरे नंबर मिल गए थे और इस बात की उसे काफी खुशी हो रही थी। निशा ने जब उसका पर्चा देखा तो उसे लकी से जलन होने लगी। उससे उम्मीद नहीं थी कि लकी ऐसा कुछ कर दिखाएगा। लकी ने उसे उसका पर्चा वापस पकड़ा दिया और बाकी के मरीजों को देखने लगा। अब उन मरीजों का भी लकी के ऊपर विश्वास बैठ गया था और वो लकी की बात को ध्यान से सुन रहे थे। लगभग 3 घंटे के बाद ही लकी सारे मरीजों को देखकर फ्री हो गया। बाकी सब लोग भी लगभग इतनी ही देर में फ्री हो गए।
जब 1 घंटे के बाद में रिजल्ट आया तो इस बार फिर से लकी का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा गया था। जब सब लोगों को इस बात की खबर लगी कि लकी ने फिर से टॉप किया था तो वो लोग लकी से जलने लगे। उन्हें लग रहा था कि लकी ने इस बार भी कोई चीटिंग की थी। उन सब के लिए लकी उनका दुश्मन हो गया। बधाई हो लकी, एग्जाम में फर्स्ट आने की तुम्हें ढेर सारी बधाई हो। इतने में डॉक्टर सिन्हा ने लकी के पास आते हुए कहा। उसने हर पेशेंट का डायग्नोसिस सही तरीके से किया था और इस वजह से डॉक्टर सिन्हा उसकी काफी तारीफ कर रहे थे। मैं खुद इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कुछ बीमारियों को तो मैं खुद नहीं पकड़ पाता, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर जब मैंने तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन देखा तो मुझे लगा कि हाँ, इस लड़के ने सही लिखा है, मैं बेकार ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। डॉक्टर सिन्हा ने कहा और लकी के कंधे पर थपथपा दिया। अब आगे क्या होने वाला था, क्या करने वाला था लकी इस परीक्षा के अगले चरण में, और क्या वो उस आदमी के मुंह से सच्चाई निकलवा पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? लकी जब एग्जाम देने आया तो उसे यूसुफ मिल गया था। उसे लकी से बहुत उम्मीद थी कि इस बार वो कप लेकर ही आएगा। लकी भी उसे भरोसा दिलाकर अंदर आ गया। जब वो अंदर आया तो उसे पता चला कि निशा और उसकी सीट फिर से अगल बगल ही थी। निशा उससे जल रही थी और साथ ही उसे सावधानी से इलाज करने की हिदायत दे रही थी। लेकिन लकी ने इस बार फिर परीक्षा में टॉप कर लिया था। उसे बधाई देने के लिए डॉक्टर सिन्हा खुद चलकर आए थे। ज्यादा फूलने की जरूरत नहीं है लकी, टॉप कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टॉप के डॉक्टर हो गए हो। निशा से रहा नहीं गया और वो फिर से उन दोनों की बातचीत में कूद पड़ी। लकी उसे घूरते हुए देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब उसने ऐसा क्या कर दिया था कि निशा उसके बारे में इस तरह की बात कर रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो निशा? इतने में डॉक्टर सिन्हा ने पूछा। सर, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कोई अगर सिर्फ 10 मरीजों को देख लेता है तो इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आप बहुत महान हो गए। और वैसे भी ये तो सिर्फ एक एग्जाम था। अगर आप छोटी मोटी गड़बड़ भी कर देते हो तो बाद में पीछे से संभालने के लिए बड़े डॉक्टर्स तो बैठे हैं ना। लेकिन यही अगर आप नॉर्मली करोगे और वहां आपसे कोई गलती हो जाती है तो फिर क्या होगा? वहां उस बेचारे मरीज को कौन संभालेगा सर? निशा ने कहा। उसकी आवाज में उसकी नफरत साफ नजर आ रही थी। निशा के साथ में और एक लड़की को भी अब लकी से जलन होने लगी। निशा, तुम सही कह रही हो, चलो हम सीधा यूसुफ सर के पास चलते हैं। ये लोग डॉक्टर ढूंढ रहे हैं कि भगवान ढूंढ रहे हैं, समझ नहीं आता। अगर लकी जैसे लोग इस तरह से टॉप करते रहेंगे तो हम जैसे लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। और फिर टॉप करने के बाद घमंड भी कर रहे हैं, ये बात तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही है। निशा को भी उसकी बात सही लगी और उस लड़की के साथ वो जाने लगी। जरा साफ साफ बताओ ना कि कहना क्या चाहती हो? तुम किसे भगवान बता रही हो और क्या बता रही हो, जरा ये तो समझाती जाओ। लकी ने हंसते हुए कहा। निशा को उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था। तुम कह तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है लकी। बाहर दरवाजे पर खड़े होकर तुम क्या कर रहे थे यह हमें भी पता है, निशा ने कहा। उसे लग रहा था कि लकी को यह पहले से ही पता चल गया था कि कौन से मरीज उनके पास आने वाले थे और उन लोगों को किस तरह की बीमारी थी और उनका इलाज क्या होने वाला था। इसलिए लकी को पूरे नंबर मिले थे। जब वहां उन दोनों की लड़ने की आवाज आनी शुरू हो गई तो इतने में बहुत से दूसरे लोग भी ये सब देखने के लिए वहां पर इकट्ठे हो गए। निशा, देखो, तुम लकी के ऊपर बहुत गलत इल्जाम लगा रही हो। तुम जैसा कह रही हो लकी ने वैसा कुछ भी नहीं किया है। तुम सिर्फ आधा सच ही बता रही हो, डॉक्टर सिन्हा ने कहा। लेकिन अब निशा को यह भी लगने लगा था कि अगर डॉक्टर सिन्हा लकी का पक्ष ले रहे थे तो इसका मतलब था कि वो लकी के साथ में मिले हुए थे। सर, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इस लड़के की साइड लोगे, और अगर ले भी रहे हो तो हम भी ये बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ना, वो पागल नहीं है जो अपनी आंखों से ये सब कुछ देखने के बाद भी सब कुछ इग्नोर करते हैं। हाँ सर, हमने भी देखा था कि बाहर क्या हो रहा था। हमने भी देखा था कि आप किस तरह से इस आदमी को फेवर कर रहे हो। सब लोगों ने एक के बाद एक आकर कहना शुरू कर दिया। वो सभी गुस्से में थे और डॉक्टर सिन्हा और लकी को शक भरी नजरों से देख रहे थे। ये देखकर डॉक्टर सिन्हा का दिमाग खराब हो गया। निशा, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि हम में से कुछ लोग लकी को फेवर कर रहे हैं या पूरी एसोसिएशन ही लकी को फेवर कर रही है? तो क्या तुम इस बात का कोई सबूत पेश कर सकती हो? अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है और उसके बाद भी तुम ये इल्जाम लगा रही हो तो तुम्हें पता है ना कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। तुम हमारी छवि खराब करने की कोशिश कर रही हो निशा, डॉक्टर सिन्हा ने कहा। छवि खराब करने की कोशिश कर रही हूं? लकी आपकी छवि खराब कर रहा है सर, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं ऐसा कर रही हूं। पहले लकी के थ्योरी में पूरे मार्क्स आ जाते हैं जो कि आज तक कभी हुआ ही नहीं, और आप उसे भगवान बना देते हैं। आप सबके सामने उसका वो टेस्ट लेने की कोशिश करते हैं जिसके जवाब पहले से ही उसे पता थे,
उसके बाद ये एग्जाम जिसमें उसे पता है कि कौन सा पेशेंट किस बीमारी के साथ में उसके पास आने वाला है, आप उसमें भी उसे टॉप करवा देते हैं। एग्जाम की हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए सर, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जिसने थ्योरी में टॉप किया हो वो प्रैक्टिकल में भी टॉप कर गया हो, और अगर किया भी है तो फुल मार्क्स से कभी नहीं किया होगा। आप खुद भी कह रहे थे कि आप भी इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी कुछ मरीजों में आप भी कंफ्यूज हो गए थे। तो फिर लकी जो कि अभी डॉक्टर बना भी नहीं है और जिसने अपनी कोई पढ़ाई पूरी नहीं की, वो इतना सही कैसे हो सकता है सर? निशा ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी जासूसी किताब की चालाक जासूस थी और लकी का पर्दाफाश वो अब कर चुकी थी। सब लोग उसकी ये सारी बातें सुनकर हैरान हो गए और बस लकी की तरफ देख रहे थे। खुद निशा भी लकी की तरफ देखकर हंस रही थी। देखो, जो काम मैं नहीं कर सकता, ये जरूरी नहीं कि वो काम लकी भी ना कर पाए। डॉक्टर सिन्हा ने उन सब लोगों को शांत करवाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उसके इस तर्क से कोई मानने वाला नहीं था। सर, 1 साल पहले तक इसे दवाई की कोई नॉलेज नहीं थी। इसे पता भी नहीं था कि बीमारी कौन सी होती है, उसकी थेरेपी कैसी होती है, उसमें कौन से दवा दिए जाते हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हमें इस बात पर आसानी से विश्वास कर लेना चाहिए। कैसे सर? निशा ने कहा और फिर लकी की तरफ घूर कर देखने लगी। लकी उसे बहुत ही शांति से देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पास में निशा के सभी सवालों के जवाब थे, लेकिन वो बस कह नहीं रहा था। इधर निशा को लग रहा था कि लकी के चुप रहने का मतलब यही था कि वो जो कह रही थी सही कह रही थी। इसलिए उसने लकी को हीन भावना से देखते हुए कहा, मैं इन जैसे लोगों को ना अच्छी तरीके से जानती हूँ सर, जो हर जगह पीछे के रास्ते से घुस चले आते हैं और बस बेईमानी करके दूसरे लोगों का ना भविष्य खराब करते हैं। उसकी बात वहां खड़े हुए बाकी सभी लोगों को सही लग रही थी। अब उन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि पहले भी यूसुफ ने लकी को चीटिंग करवाई थी और आज डॉक्टर सिन्हा वो काम कर रहे थे। लोगों को जब वो दिन याद आ रहा था तो उन्हें यह भी लग रहा था कि केवल सही आदमी था जो लकी को बाहर कर देना चाहता था। इसलिए लकी के सही जवाब देने के बाद भी उसने उसकी कॉपी फाड़ दी थी ताकि वो किसी भी तरह से लकी को सही साबित ना होने दे। लकी ने इन सब इल्जामों के बारे में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। वो बस निशा की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। सच में बहुत चालाक लड़की थी निशा, जो किसी न किसी तरह से लकी को नीचा दिखाने का बहाना नहीं छोड़ रही थी। तुम जो भी कह रही हो वो सिर्फ और सिर्फ बकवास है, समझी? तुम इस एग्जाम की कमेटी पर शक कर रही हो। मैं तुम्हें बता देता हूं कि हम पूरी ईमानदारी के साथ में काम करते हैं, ना सिर्फ इस एग्जाम के लिए बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए। तुम जो आरोप लगा रही हो वो मनगढ़ंत है। अब जो कुछ भी तुम कह रही हो या तो उसका सबूत मुझे दिखाओ या फिर मैं तुम्हें भी जेल में बंद करवा दूंगा, डॉक्टर सिन्हा ने कहा। निशा ने यह सुनते ही लकी की तरफ देखा और बोली, सर मेरे पास में कोई सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सब लोगों के सामने इस बात को साबित कर सकती हूँ कि इस आदमी को कुछ नहीं आता है। लकी, मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट एक चैलेंज देना चाहती हूँ। अगर तुम्हें भी मेडिसिन के बारे में उतना ही पता है ना जितना कि मुझे पता है, तो मैं खुद ही इस गेम से बाहर हो जाऊंगी और तुमसे माफी भी मांग लूंगी। लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें सबके सामने ये वादा करना होगा कि आज के बाद तुम कभी भी मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं करोगे। जैसे ही निशा ने लकी को यह चैलेंज दिया तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। वो ये देखना चाहते थे कि आखिर लकी इस बात का क्या जवाब देने वाला था। लकी भी सब लोगों की तरफ देख रहा था। इतने में फिर से निशा ने उसे उकसाते हुए पूछा, बोलो तैयार हो? अब ये लड़ाई सिर्फ लकी की ही नहीं रह गई थी, लकी के साथ साथ अब ये एसोसिएशन की भी लड़ाई हो गई थी। अगर यही इस बवाल को खत्म नहीं किया जाता तो एसोसिएशन की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। अगर लकी हार जाता तो उसके साथ में पूरी एसोसिएशन भी हार सकती थी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लकी ने कहा। वो डॉक्टर सिन्हा के कुछ कहने का इंतजार भी नहीं कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहते, लकी निशा की तरफ एक कदम आगे आया और बोला, अगर मैं हारा तो तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई ना तो तुम ना सिर्फ मुझसे माफी मांगोगी बल्कि तुम्हें डॉक्टर सिन्हा से भी माफी मांगनी पड़ेगी और साथ में तुम्हें हमेशा के लिए अपनी प्रैक्टिस भी बंद करनी पड़ेगी। क्या कहती हो? लकी ने पूछा। वो चैलेंज को थोड़ा सा रंग देना चाहता था। निशा की आंखें ये सुनते ही बड़ी बड़ी हो गई। फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाया और बोली, ठीक है, डील डन। बाकी देखते हैं किसमें दम कितना है। उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा था। उसे लग रहा था कि लकी जैसे आदमी को तो वो आसानी से हरा सकती थी। उन दोनों ने थोड़ी ही देर में एक नियम बना लिया और दरवाजे पर खड़े मरीजों में से फिर से ब्राड परिवार में एक हो चुका है नया एक खुशी का माहौल, जो कि आज इस एपिसोड के अंदर बताया गया है दोस्तों कि आज हैं अपने चहीते और लाडले अंगद का जन्मदिवस और गैरी उनके पास आता है उनके लिए गिफ्ट लेके।
और अंगद के माता पिता बात कर रहे होते और उसी दौरान वो आता है एक गिफ्ट को लेके और उन्हें गिफ्ट हाथ में देकर बोलता है कि भाई मेरे सारे गुनाहों के लिए मुझे माफ़ कर। और कुछ बातों का आगे बढ़ाता हुआ सीरत का भी बताया जाता है। सीरत भी बोलती है मैं गैरी से शादी करूंगी और गैरी भी बोलता है कि मैं सीरत से शादी करने वाला हूं। तो दोस्तों ये एपिसोड बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है और गैरी ने अंगद को दी जुबान और कहा कि मैं हर एक शर्त पूरी करूंगा सीरत की। तो दोस्तों अपनी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें।